नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज के अपने इस सत्र में हम बात करेंगे 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कुछ नया घटित हुआ। तो चलिए नजर डालते हैं आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं भारत की कोरोना वायरस जीनोम अनुक्रमण प्रणाली पर, यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रणाली के बारे में बात करेंगे। और भारत अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है, तो समझेंगे ये जीनोम अनुक्रमण प्रणाली क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। अपनी अगली खबर की ओर रुख करते हैं और वहां हम बात करेंगे ब्लू स्ट्रगलर सितारों के बारे में। तो ब्लू स्ट्रगलर सितारे क्या है और भारतीय शोधकर्ताओं ने इसके बारे में कुछ नई जानकारी दी है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्लू स्ट्रगलर सितारे, इनके बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो है बैसिलस कैलामिड-ग्विरिन, जिसे हम बीसीजी वैक्सीन भी कहते हैं। 100 साल पहले बीसीजी वैक्सीन को तपेदिक रोग के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो आज 100 साल बाद बैसिलस कैलामिड-ग्विरिन किस तरह हमारी मदद कर रही है, संक्षिप्त में इस बारे में बात करेंगे। अगली खबर में हम रुख करेंगे यूपी का, जहां पर एक रहस्यमय बीमारी ने कम से कम 100 लोगों की जान ली। और ये रहस्यमय बीमारी, अब इसका पता लगा लिया गया है और यह है स्क्रब टाइफस। तो स्क्रब टाइफस क्या है और ये कैसे फैलती है, इस बीमारी को थोड़ा विश्लेषण करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे नासा के मार्स रोवर के बारे में, परसेवरेंस, जिसने धरती पर लाने के लिए कुछ रॉक नमूने एकत्रित कर लिए हैं। तो पहले रॉक नमूने जो कि नासा के मार्स रोवर ने एकत्रित कर लिए हैं, इस खबर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की कोरोना वायरस जीनोम अनुक्रमण प्रणाली, यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग। भारत ने इस जीनोम अनुक्रमण प्रणाली द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है। अगर हम बात करें इन्साकॉक की, जिसे हम थोड़ी देर बाद विश्लेषण करेंगे, इसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे। इन्साकॉक की स्थापना जब की गई 2020 में, तो लक्ष्य था कि हम अपने सभी सकारात्मक नमूनों में से कम 5% का विश्लेषण जरूर करेंगे, परंतु ऐसा करने में हम असमर्थ हुए हैं और केवल 0.2% नमूनों का ही विश्लेषण कर पाए हैं, जो कि दुनिया में सबसे कम है। अब इस खबर में हमें समझना है कि जीनोम अनुक्रमण प्रणाली क्या है। जीनोम अनुक्रमण यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग है जीनोम का सीक्वेंस करना, उसका अनुक्रमण करना। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जीनोम क्या है। जीनोम एक जीव का पूरा डीएनए सेट है जिसमें उसके सभी जीन शामिल हैं। और विज्ञान का एक खास क्षेत्र जिसका नाम है जीनोमिक्स, वह सभी जीन्स की संरचना, उनका कार्य, विकास और मानचित्रण, इन सभी बातों को पढ़ता है। तो जीनोमिक्स विज्ञान का वो भाग जो कि सभी जीन्स को ठीक तरह से पढ़ेगा, उनके कार्य को समझेगा, उनके विकास को समझेगा और उनकी संरचना को समझने में मदद करेगा। अब हमारा सवाल ये है कि हमें जीनोम अनुक्रमण की जरूरत क्यों है। जीनोम अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग की आवश्यकता है हमें निगरानी करने के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, या अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, तो 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न पाए गए हैं कोविड-19 के लिए। यानी ये ऐसे चिंता के वेरिएंट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगर इन वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की बात करें तो सबसे पहले इनमें था अल्फा, जो कि ब्रिटेन से आया। फिर था बीटा, जिसकी उत्पत्ति हुई ब्राजील में। बाद में आया गामा, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आया। और डेल्टा के बारे में हम सब जानते हैं, जिसकी उत्पत्ति हुई भारत में। तो यदि हम ऐसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को समझना चाहते हैं तो हमें जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता है, ताकि हम ध्यान दे सकें कि कौन से नए ऐसे संस्करण पैदा हो रहे हैं और किस प्रकार से वो रीट्रांसमिशन कर पाएंगे। यानी कि हमारे पहले से उपलब्ध जो दवाइयां हैं उनके खिलाफ वो कितने ज़्यादा कारगर हम साबित होंगे उनको ख़त्म करने में। इसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता है।
अब हमारे देश में इस कार्य को सौंपा गया इंसाकॉग को, भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम। इसका काम था सभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को, यानी कि अगर हम कोविड की बात करें, सार्स कोविड की बात करें, वायरस की इस बात करें, तो इसकी संरचना को ध्यान से समझना और इसे सीक्वेंस करना। और अगर हम इंसाकॉग के बारे में बात करें तो यह एक मिला हुआ संयुक्त रूप से बनाया गया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, फिर इसके साथ जुड़ा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और फिर ICMR और CISR। तो CISR, ICMR इन सब की मदद से हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंसाकॉग का गठन किया और हम चाहते थे कि जितने भी सकारात्मक सैंपल आए उनमें से 5% का अनुक्रमण हम कर पाए, जो हम नहीं कर पाए हैं। बात करते हैं इंसाकॉग की। इंसाकॉग जिसके अंतर्गत आती हैं 28 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, जहां पर पूरे देश से सैंपल एकत्रित किए जाएं और ध्यान रखा जाए ताकि हम किसी भी नए संस्करण, किसी भी नए वेरिएंट का तुरंत पता लगा सकें और किस प्रकार से हमारे टीके उनके खिलाफ प्रभावी होंगे भी या नहीं होंगे, उन्हें समझ पाएं। शुरुआती तौर पर केवल 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं ली गई, परंतु आज 28 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं जहां पर सैंपल्स को एकत्रित किया जाता है। तो इंसाकॉग का उद्देश्य फिर वही है कि इस रोग की गतिशीलता और गंभीरता को समझें और साथ ही साथ हम अपने आप को तैयार कर पाएं ताकि हम इस रोग से लड़ पाएं। बात करते हैं अपनी अगली खबर की, जो है बैसिलस कैलामिट ग्विरिन यानी कि BCG टीकाकरण। 1921 में तपेदिक रोग से निपटने के लिए पहली बार बैसिलस कैलामिट ग्विरिन सामने आया और आज 100 वर्ष बीत जाने पर भी यह हमारी बहुत मदद कर रहा है। बैसिलस कैलामिट ग्विरिन तपेदिक के खिलाफ लड़ता है। अब हम समझेंगे तपेदिक या TB क्या है, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। आप सब जानते हैं कि यह एक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियसिस परिवार से संबंधित यह बैक्टीरियम है जिसकी वजह से होता है TB या तपेदिक, जो कि खास तौर से हमारी श्वसन प्रणाली, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या पल्मोनरी सिस्टम को प्रभावित करता है। परंतु इसके अलावा भी ये अन्य प्रणालियों को भी प्रभावित करता है, जिसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, यानी कि फेफड़ों के बाहर जो TB होगा उसे कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। अब TB के बारे में अगर हम बात करें तो आज भी WHO के लिए ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है चिंता का। वो क्यों? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं TB या तपेदिक की वजह से। अगर 2019 की रिपोर्ट, TB रिपोर्ट पर नजर डालें तो लगभग 14 लाख लोगों की मौत हुई विश्व भर में तपेदिक से, जिसमें से 27% मामले भारत में से थे। तो हम चाहते ये हैं कि हम इस BCG वैक्सीन द्वारा 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त बना दें। WHO ने 2030 का लक्ष्य रखा हुआ है, परंतु हम अगर भारत की बात करें तो हम 2025 तक चाहते हैं कि हम तपेदिक रोग को जड़ से खत्म कर दें। अब बात करते हैं BCG वैक्सीन की। जैसा मैंने कहा 1921 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ पहली बार और यह बनाई गई माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से, यानी एक ऐसी प्रजाति माइकोबैक्टीरियम की ही एक ऐसा संस्करण जो कि मवेशियों में TB का कारण बनता है। और भारत में इसका इस्तेमाल सबसे पहले छोटे पैमाने पर किया गया 1948 में, परंतु 1962 तक राष्ट्रीय TB नियंत्रण कार्यक्रम का इसे हिस्सा बना दिया गया। और आज अगर हम नए राष्ट्रीय TB नियंत्रण कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2020 के बाद हम 4 मुख्य बिंदु पर काम करना चाहते हैं जहाँ तक तपेदिक का सवाल है। तो सबसे पहले है डिटेक्ट, यानी कि खोज करना, ट्रीट, अगर हमें तपेदिक के रोगी का पता चल गया है तो उसे ठीक प्रकार से ट्रीट करना, उसका इलाज करना, उपचार करना, प्रिवेंट,
दोबारा तपेदिक ना होने दिया जाए। और साथ ही साथ चौथा मुख्य बिंदु है बिल्ड, जहां पर हम अपने अस्पतालों को और अपने स्वास्थ्य तंत्र को इतना मजबूत बना दें कि हम दोबारा से ऐसी कोई भी बीमारी को या तपेदिक से लड़ने में सक्षम रह सकें। और इसी के तहत हमारा एक वेब पोर्टल या वेब सर्वेलेंस, टीबी सर्वेलेंस भी है, जिसका वेब पोर्टल है जिसका नाम है निक्षय, जिसके तहत हम सभी तपेदिक रोगियों का पता करते हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ सहेज कर रखा जाता है। जहां तक इन 4 मुख्य बिंदुओं की बात है, यानी कि उनका पता लगाना, उनका उपचार करना और दोबारा ऐसी बीमारी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना। तो 2020 के बाद हम चाहते ये हैं कि 2025 तक हम टीबी या तपेदिक को पूरी तरह से देश से निकाल दें। अब बीसीजी के बारे में कुछ खास और तथ्य हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। ना केवल तपेदिक से लड़ने के लिए, अपितु बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के खिलाफ भी। मूत्राशय कैंसर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के खिलाफ भी, और साथ ही साथ कुछ खास बड़े घातक मेलेनोमा, जिन्हें हम मैलिग्नेंट मेलेनोमास भी कहते हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ भी बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। और वो किया जाता है एक इम्यूनोथेरेपी एजेंट की तरह। इसके अलावा छोटे बच्चों में श्वसन और जीवाणु संक्रमण को हटाने के लिए या ब्रूलीज अल्सर को हटाने के लिए भी बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। और आज 100 साल बाद भी बीसीजी बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि आज भी बहुत बड़े देश जैसे कि ब्रिटेन जैसे देश में शोधकर्ता ये काम कर रहे हैं कि शायद बीसीजी को भी हम इस्तेमाल कर पाएं कोविड-19 के खिलाफ, यानी कि उसके उपचार करने के लिए। तो बीसीजी के बारे में कुछ खास तथ्य जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ब्लू स्ट्रगलर सितारों के बारे में। ब्लू स्ट्रगलर सितारे, जिनका नाम हमें बता रहा है कि ये कुछ खास सितारे हैं जो कि नीले रंग के हैं। तो ब्लू स्ट्रगलर सितारे क्या हैं? ब्लू स्ट्रगलर सितारे खुले या गोलाकार समूहों में एक खास सितारों का वर्ग है, एक खास वर्ग है जो कि बाकी सितारों से अलग है, क्योंकि ये बाकी सितारों से तुलना में बड़े हैं और नीले रंग के हैं। खबर क्या कहती है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार जानकारी दी है इन खास ब्लू स्ट्रगलर सितारों के बारे में, और इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ खास बातें कही हैं, जो कि ये है कि ब्लू स्ट्रगलर यानी कि ये नीले सितारे कम से कम पूरी आधे से ज़्यादा इनकी उत्पत्ति इस वजह से होती है क्योंकि ये अपने किसी दूसरे बाइनरी स्टार या द्विध्रुवीय तारे से द्रव्यमान स्थानांतरण करते हैं, यानी कि मास ट्रांसफर की वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। तो चलिए कुछ और तथ्य जानते हैं ब्लू स्ट्रगलर की उत्पत्ति के बारे में। जैसा मैंने कहा, ब्लू स्ट्रगलर खास तरह के सितारे हैं जो कि द्रव्यमान में बड़े हैं और नीले रंग के हैं, और ये पाए जाते हैं कुछ खास स्टार क्लस्टर्स में। अब स्टार क्लस्टर क्या है? एक ही समय में अगर एक ही बादल से कुछ तारों का झुंड या सितारों का समूह पैदा होता है तो इस गुच्छे को कहा जाता है स्टार क्लस्टर। और ऐसे ज्यादा चमकीले स्टार क्लस्टर को हम ग्लोबुलर भी कहते हैं। याद रखिए, यहां पर हम जिन ब्लू स्ट्रगलर्स की बात कर रहे हैं वो M3 ग्लोबुलर में देखे गए। भारतीय शोधकर्ताओं ने M3 ग्लोबुलर में देखे गए। ये कई हजार प्रकाश वर्ष दूर हैं हमारे सूर्य से और बहुत बड़े हैं और नीले रंग के हैं। अब यहाँ पर एक और तथ्य आप ध्यान रखेंगे, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में सबसे बड़ा ग्लोबुलर है अल्फा सेंटरी। पर ध्यान देने वाली बात, ये ब्लू स्ट्रगलर जिन पर भारतीय शोधकर्ताओं ने काम किया है वे पाए गए हैं M3 ग्लोबुलर में। वापस आते हैं इनकी उत्पत्ति पर। तो जैसे जैसे समय बीतता है, हर सितारा अपने द्रव्यमान के आधार पर, अपने मास के आधार पर अलग अलग तरह से विकसित होता है। तो एक समय ऐसा आता है जब वो मुख्य अनुक्रम से यानी कि मेन सीक्वेंस से बड़े सितारे हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं रेड जायंट्स। और ये खास बिंदु जहां पर बड़े सितारे जिनका द्रव्यमान बड़ा है और जो ज्यादा चमकीले हैं अलग हो जाते हैं, इस खास बिंदु को कहा जाता है टर्न ऑफ पॉइंट। ब्लू स्ट्रगलर्स को माना गया था कि यह इस क्लस्टर का हिस्सा नहीं है, परंतु अब खोज से यह पता लगाया गया है कि यह ब्लू स्ट्रगलर्स भी इसी मुख्य बिंदु या मेन सीक्वेंस के हिस्सा हैं।
और इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ खास बातें कही गई। तो अभी तक आप ये ध्यान रखेंगे कि ब्लू स्ट्रगलर्स क्या हैं और इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ खास बातें क्यों आई हैं। तो जैसा मैंने कहा, बहुत पहले इन ब्लू स्ट्रगलर्स को स्टार क्लस्टर या ग्लोबुलर का, ब्लू सितारों को स्टार क्लस्टर का हिस्सा नहीं माना जाता था, पर 1953 में एलन सैंडर्स ने पाया कि कुछ ऐसे तारे अभी भी हैं जो कि इस मेन सीक्वेंस में अभी भी उपस्थित हैं और बहुत ज़्यादा चमक वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा या गर्मी वाले हैं, और इन्हें नाम दिया गया ब्लू स्ट्रगलर्स का। परंतु पहली बार इन ब्लू स्ट्रैगलर्स के बाद एक खास शोध की गई है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा, जहां ये कहा गया कि यह नीले सितारे भी इस स्टार क्लस्टर या ग्लोबुलर या तारों के समूह का हिस्सा है। और मेन बात जो आप यहाँ ध्यान रखेंगे वो है इनकी उत्पत्ति के बारे में। तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, हर सितारा अपने द्रव्यमान के आधार पर अलग होता है। कुछ सितारे इसमें जो ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा बड़े हैं, वो एक खास बिंदु पर आकर टर्न ऑफ पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं रेड जायंट्स। इनके बाद हैं ब्लू स्ट्रगलर्स। ब्लू स्ट्रगलर्स के बारे में अब शोधकर्ताओं का कहना यह है कि इनमें से 2/3 से ज़्यादा ऐसे ब्लू स्ट्रगलर्स की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है जिसे कहते हैं द्रव्यमान स्थानांतरण, यानी कि मास ट्रांसफर। अपने साथ के बाइनरी स्टार या द्विध्रुवीय तारों से कुछ मास ट्रांसफर करने के बाद इनकी उत्पत्ति हुई है। और 1/3 सितारे बने हैं कोलिजन्स द्वारा, यानी कि परस्पर कुछ खास इंटरैक्शंस द्वारा बनाए गए हैं। आपस में टकराने की वजह से इनकी उत्पत्ति हुई है, जो कि इसी ग्लोबुलर क्लस्टर का हिस्सा हैं। तो ध्यान रखेंगे, शोधकर्ताओं की बात अगर माने तो इनकी उत्पत्ति हुई है मास ट्रांसफर की वजह से। 2/3 से ज्यादा मास ट्रांसफर की वजह से उत्पन्न हुए हैं, 1/3 आपस में टकराने की वजह से, और बहुत ही कम प्रतिशत, लगभग 16% सितारे जितने उन्होंने देखे उसमें से 16% की उत्पत्ति हुई है आपस में अपनी परस्पर क्रिया के कारण। तो भारतीय शोधकर्ताओं का हालिया निष्कर्ष ये है, उन्होंने पाया कि जिन ग्लोबुलर क्लस्टर को उन्होंने पढ़ा, यहाँ पर M3 जिसे पढ़ा गया क्योंकि यूरोपीय दूरबीन है, उसके उपयोग से, उसके द्वारा ली गई खास तस्वीरों के द्वारा ही इन्हें पढ़ा गया। तो गाया टेलीस्कोप को याद रखेंगे। भारतीय शोधकर्ताओं ने जो निष्कर्ष निकाला उसे याद रखेंगे कि ये सितारे मुख्य रूप से मास ट्रांसफर यानी कि द्रव्यमान स्थानांतरण की तरह ही बने हैं, और ये है इससे हिस्सा कुछ खास मेन सीक्वेंस या मेन क्लस्टर के तारों के समूह का हिस्सा है। तो ब्लू स्ट्रैगलर्स अगर आपको पता हो तो आप ध्यान रखेंगे, नीले तारे जो बाकी तारों से अलग दिखते हैं और ये हिस्सा है ग्लोबुलर क्लस्टर का, बने हैं मास ट्रांसफर द्वारा। अब इस शोध का हमें फायदा क्या होगा? यह शोध हमें मदद करेगा हमारी आकाशगंगा या अन्य तारों के उत्पत्ति के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में। तो ये पहली बार हुआ है कि ब्लू स्ट्रगलर्स के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर शोध की गई है, जो कि की है भारतीय शोधकर्ताओं ने गाया टेलीस्कोप की मदद से। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां हम बात करेंगे एक मिस्ट्री फीवर या रहस्य बुखार, जिसे आपने खबरों में पढ़ा होगा, जो कि यूपी के कुछ जिलों में पाया गया और इसकी वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो ये मिस्ट्री फीवर की पहचान अब कर ली गई है, ये है स्क्रब टाइफस। इसकी उत्पत्ति, इसका पहले मामले सामने आए थे फिरोजाबाद से, और उसके बाद फिरोजाबाद, आगरा, कासगंज, कुछ खास जिलों में और भी लोगों की मृत्यु हुई। अब बात करेंगे स्क्रब टाइफस है क्या। तो स्क्रब टाइफस है एक रिकेटेशियल संक्रमण, यानी कि रिकेटेशियल इन्फेक्शन, जो कि रिकेटेशिया की वजह से है। अब रिकेटेशिया क्या है? ये बहुत ही छोटे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि पाए जाते हैं टिक्स या माइट्स में, जिसे हम घुन भी कहते हैं, ठीक है, टिकट भी कहते हैं, घुन भी कहते हैं। तो माइट्स और टिक्स के अंदर पाए जाते हैं, और यह वेक्टर जनित रोग है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि केंद्रीय तंत्र को खराब करता है, हृदय प्रणाली को खराब करता है, गुर्दे, श्वसन यानी कि पल्मोनरी सिस्टम, और साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से ये 100 मौतें हुई।
तो मिस्री फीवर क्या है? स्क्रब टाइफस। और ये किसकी वजह से है? ये है रिकेटेसिया की वजह से, जो कि बहुत ही छोटे बैक्टीरिया हैं और पाए जाते हैं खास माइट्स या टिक्स के अंदर। अब बात आती है कि ये फैलता कैसे है, ये बुखार, ये रहस्य बुखार स्क्रब टाइफस फैलता कैसे है। तो ध्यान रखिए, ये माइट्स या टिक्स, इनके पूरे विकास चक्र के दौरान कुछ खास लार्वा होते हैं जो कि हैं इस रोग को फैलाने वाला कारण, जिनका नाम है चिगर लार्वा। तो स्क्रब टाइफस को फैलाता है चिगर लार्वा, और यह चिगर लार्वा पूरे विकास चक्र के दौरान खून पीता है कुछ खास चूहों का, कुछ मैमल्स का, जिनमें चूहे या गिलहरियां आती हैं, और वहीं से यह रोग आता है इंसानों में। तो चिगर लार्वा का नाम ध्यान रखेंगे, स्क्रब टाइफस क्या है ये ध्यान रखेंगे, और इसके पहले लक्षण दिखाई देते हैं ग्रोइन, बगलों में, जनांगों में या गर्दन पर। अब बात करते हैं, जहां हमने लक्षण की बात शुरू की तो लक्षणों को पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फर्क डालता है, और यह खास रिकेटेसिया पाया जाता है टिक्स के अंदर, माइट्स के अंदर, उनके अंदर रहेगा, और वहां से यह अपने पूरे जीवन काल में एक बार चूहों या गिलहरियों का खून पीता है, और वहीं से उसी फीड के बाद उन्हीं चूहों द्वारा ये आ जाता है इंसानों में, और मुख्य कारण बनता है इनके फैलने का। अगर बात करें इसके जो खास लक्षण है, तो लक्षण शुरुआती तौर पर तो आम बुखार जैसे हैं, तो इनका निदान करना, डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है। तो लक्षणों को पहले देख लेते हैं। इनके लक्षण में दिखाई देते हैं बुखार, ठंड लगना। इसके बाद जो खास लक्षण है वो ध्यान रखेंगे, ये काले रंग का एक छोटा सा पैच बन जाएगा जिसे हम कहते हैं एस्चर। तो पपड़ी जैसा ये पैच बनना इसका खास लक्षण है, जो कि कम से कम 10 दिन बाद दिखाई देता है, और इसके बाद पूरा तंत्रीय तंत्र या हम बात करें श्वसन प्रणाली की, उस पर असर होना शुरू हो जाता है, जिसमें बुखार, गंभीर रूप से जो है रक्तस्राव होने लगता है, या मानसिक तौर पर भी कुछ अजीब से लक्षण देखे जाते हैं। तो इसके लक्षण कुछ ध्यान रखेंगे, बुखार, ठंड, मांसपेशियों में दर्द होना, और 10 दिन के भीतर इसके लक्षण सामने आ जाते हैं, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 दिन। अब बात करें लक्षण दिखने के बाद हमें इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्षण इसके कुछ और बीमारियों से मिलते हैं। बुखार, ठंड लगना ये आम लक्षण है। तो इसका निदान करने के लिए हमें ठीक तरह से रक्त की जानकारी रक्त का परीक्षण कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रयोगशाला में जाकर इन्हीं लक्षणों के लिए भर्ती होने की आवश्यकता भी हो सकती है, अगर ये लक्षण ना जाएं। एक बार ये पैच या एस्चर दिख जाए तो इसका मतलब स्क्रब टाइफस हो सकता है, और स्क्रब टाइफस किसी भी टीके द्वारा इससे बचा नहीं जा सकता। केवल इसकी एक ही दवाई अभी उपयोग में है, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है जी। तो डॉक्सीसाइक्लिन इसकी दवाई जो उपयोग में ली जाती है, कोई टीका उपलब्ध नहीं है, और ये है एक रिकेटेशियल इन्फेक्शन। ठीक जी। तो स्क्रब टाइफस के बारे में ये खास बातें ध्यान रखेंगे। अंत में हम इस खबर पर नजर डालते हैं जो कि नासा से है। नासा का मार्स रोवर परसेवरेंस हमें मालूम है फरवरी 2021 में ये पहुंच गया था मार्स पर, और वहां से कुछ रॉक सैंपल इकट्ठे करना चाहता है, एकत्रित करना चाहता है। तो पिछले महीने ऐसा करने में परसेवरेंस विफल रहा, परंतु अब इसने पहली बार मार्स की धरती पर से रॉक सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं। और याद होगा अगर आपको, तो परसेवरेंस उतरा था जज़ेरो क्रेटर पर, जो कि एक झील बिस्तर है या लेक बेड है, और यहाँ पर हम जानना चाहते हैं इन रॉक नमूनों द्वारा कि क्या कभी वहाँ जीवन मौजूद था। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है नासा, और इसके तहत ही आने वाले 1 दशक में कम से कम 3 दर्जन बार रॉक सैंपल इकट्ठा करेगा परसेवरेंस। तो परसेवरेंस के बारे में आप ध्यान रखेंगे, और रॉक सैंपल इकट्ठे, पहली बार इसने रॉक सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं, ये है इस बार की खबर। तो इस सप्ताह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।